जनाब सनी साहब, आपका मीडिया प्लस की जानिब से गवाह के स्टूडियोज में खैर मकदम। आपकी ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो एक यंग एज से आप एक डायनामिक लीडर रहे हैं, फिर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया में रहे, फिर कांग्रेस के यूथ लीडर रहे, और फिर एक कम उम्र में आपने वक्फ बोर्ड का एक अहम ओहदा संभाल लिया। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? कैसा आपको लगता है इस ओहदे पर आपका? क्योंकि मैं एक मेरा बैकग्राउंड करीम नगर ज़िले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जी। जो पहले करीम नगर ज़िला था, आज वो सिलसिला ज़िले में मेरा आबाई मुकाम गंभीराव पेट का मैं रहने वाला हूँ। मैं मेरा वो वतन है। तो बचपन से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि गांव का जो माहौल का, सोसाइटी का जो माहौल, गांव में थोड़ा सब लोग मिलजुल कर रहना, जी। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, जिला मज़हब और मिलत के लोग, तो वो थोड़ा सा मुझे रहा है वैसा। इसलिए मुझे थोड़ा सा शौक था कि जब मेरा स्कूलिंग मेरी गांव में हुई, इब्तदाई तालीम मेरी गांव में हुई, उसके बाद फिर मैं कॉलेज के लिए हैदराबाद जब आया, तो मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन मेरा निज़ाम कॉलेज में हुआ। जी। तो निज़ाम कॉलेज में मैं जब दाखिला लिया, तो वहाँ पे हम देखते थे कि स्टूडेंट, क्योंकि निज़ाम कॉलेज शुरू से पॉलिटिकल, हर चीज़ के लिए निज़ाम कॉलेज एक हब था। जी। लोग तैयार करने, हर फील्ड पे लोग वहाँ से निकलते थे, चाहे स्पोर्ट्स में हो, सोशल में हो, जी। चाहे एकेडमिक में हो। तो जब वहाँ पे हम देखते थे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज़ को देखते थे हम, तो एक मुझे भी एक थोड़ा सा वो इंकरेजमेंट मिला कि क्यों ना हम, क्योंकि शुरू से हमारी फैमिली कांग्रेस फैमिली थे, मेरे वालिद, मेरे दादा, जी। सब लोग। तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि एनएसयूआई बहुत साल से वहाँ पे निज़ाम कॉलेज में कुछ एक्टिव नहीं थी, तो फिर मैं उसको आगे लीड लेके फिर मैं निज़ाम कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। तो जी। वहाँ से मेरी 98-99 की बात है ये। जी। तो वहाँ से मेरा मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेरी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। फिर मैं स्टेट में सेक्रेटरी बना एनएसयूआई का, स्टेट में एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी बना। जिस टाइम पे अभी के मौजूदा वजीर जनाब पूनम प्रभाकर साहब स्टेट के सदर थे, जी। तो उनकी कमेटी में मैं सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद 2002 सितंबर 11 सितंबर को फिर मैं आंध्र प्रदेश की तारीख में, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के, अभी तो तेलंगाना हुआ, उस टाइम पे मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तारीख में मैं पहला फ्रंटल प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी मुस्लिम प्रेसिडेंट बना, मुस्लिम। यूनाइटेड स्टेट, हाँ, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का जी। एनएसए का स्टेट प्रेसिडेंट, और यंगेस्ट एज में बना। जिस टाइम मैं एनएसए का प्रेसिडेंट बना था, जस्ट 24-25 साल के बीच में मेरी एज थे। तो मुझे मौका दिया पार्टी ने, उस टाइम पे सोनिया गांधी जी सदर थे, जी। तो उन्होंने मौका दिया मुझे, तो फिर मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं लगातार पार्टी के लिए, कभी मैं पावर के लिए, कभी मैं काम उस तरीके पर ध्यान में रख के नहीं, मैं जी। पार्टी के लिए, क्योंकि मैं सेकुलर जज्बात माइंड रहे। से जी हाँ, पार्टी के लिए काम किया। एनएसयूआई के बाद फिर मैं 4 साल एनएसयूआई का सदर था, रियासती सदर था। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में मैं, मेरी ख्वाहिश थी कि यूथ कांग्रेस का भी सदर बनूं, जी। लेकिन वो हो नहीं सका, क्योंकि मैं एनएसयूआई के पीरियड के बाद जब राहुल जी के पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, तो फिर राहुल जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए यूथ कांग्रेस में कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमको ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहिए, सब लोगों को मौका मिलना। इलेक्शन तो बस। इसलिए फिर इलेक्शन का सिस्टम लेके आया। तो मेरा उस टाइम पे क्या, जो एज होता है इलेक्शन के लिए, क्राइटेरिया था, उसके जस्ट मैं उससे कुछ दिन की वजह से मैं उसमें छूट गया, गए। समझिए, नहीं नहीं, ज्यादा एज बार हो गया था मेरा, जैसे मैं इलेक्शन लड़ नहीं सका, तो मुझे ऑल इंडिया में यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए। जी। फिर सेक्रेटरी बना, फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना। राहुल जी ने खुद इंटरव्यू लेके मुझे बनाया। और उस टाइम पे जो 16 लोगों की कमेटी थी, उसमें मैं वाहिद एक मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी था ऑल जी। इंडिया में। और बहुत सारे स्टेट्स का मैं इंचार्ज के तौर पर भी काम किया। उसके बाद सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये था कि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में जब जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं जब काम किया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड था मैं। उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, और ख़ासतौर पे इस मुल्क को देखने का मौका मिला, क्योंकि हिंदुस्तान के पूरे न सिर्फ रियासतें, शहरें, बल्कि मरकजी जो यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पर भी जाके मुझे काम करने का, तो डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, स्टेट्स में पॉलिटिकल सिस्टम्स, हर चीज़ मुझे देखने का मौका मिला। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस का मेरा जैसा टेन्योर ख़त्म होने के बाद, तो मुझे पार्टी ने प्रमोशन देकर सीनियर कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर
उत्तम कुमार रेड्डी जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे उसका मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, जी और मैं 6 साल जनरल सेक्रेटरी काम किया, जिसमें वारंगल और खम्भम डिस्ट्रिक्ट का भी इंचार्ज के तौर पर करा। जी उसके बाद मेहनत की है हम लोग, बहुत सारे हमसे जितना हो सकते हैं हम की कम्युनिटी में मेहनत की है, पार्टी के लिए मेहनत की है, आइडियोलॉजी को लेके हम हो गए। फिर 2023 में जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद फिर मुझे वोट के लिए फरवरी में। हाँ फरवरी में फिर मुझे वोट के मैं टिकट के लिए भी कोशिश किया था, जी लेकिन कुछ वजूहात के बिना पे, कुछ इक्वेशंस के बिना पे जी बोले कि नहीं आपके सर्विसेज हैं, पार्टी अगर गवर्नमेंट में पावर में आती है तो हम आपको अच्छा अच्छा मुकाम देंगे, क्योंकि मैं तो डिसिप्लिन पार्टी का एक सोल्जर था, सिपाही था, इसलिए मुझे पार्टी का जो डायरेक्शन है उसको मानना, मैं 25 साल से मैं तकरीबन कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर मुझे और अल्लाह का शुक्र है इतने 24 साल 25 साल की मेहनत के बाद पार्टी मुझे रिकॉग्नाइज करके, जैसा हुकूमत पार्टी हुकूमत में आते हैं और सबसे पहले चेयरमैन मुझे मुझे अपॉइंट किया गया यहाँ पे, सब चेयरमैन बाद में, लेकिन ये नई हुकूमत का सबसे पहले चेयरमैन वही अपॉइंट हुआ 16 फरवरी 2024 को। हाल आप यंगेस्ट चेयरमैन हैं जी जी शायद जी हिस्ट्री में वक्फ बोर्ड के। तो वक्फ बोर्ड एक अहम इदारा है मुसलमानों के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। और कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड का पोजीशन कांटों का ताज होता है। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, कई इन्फ्लुएंशियल पार्टीज होती हैं, तो क्या वाकई ये कांटों का ताज है? क्या आप पर भी ऐसे कोई प्रेशर्स? देखिए वक्फ बोर्ड आप जैसा बताए यकीनन एक चैलेंजिंग टास्क है वो, और जी खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए, जी क्योंकि एक वक्फ बोर्ड एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोशल, कम्युनिटी और पॉलिटिकल तीन एक्टिविटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। चैलेंजेस तो सभी जगह पे है, नो डाउट इसमें नहीं है। वक्फ बोर्ड कांटों का ताज है, कांटों की समझिए कुर्सी भी है वो, ताज नहीं बल्कि बस कुर्सी भी है। चैलेंजेस तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से उसके हालात को खराब कर दिया गया, इसलिए चैलेंजिंग लग रहा, वरना वक्फ बोर्ड कौम के लिए, मिल्लत के लिए काम करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर उसमें अगर आप किसी को कौम की, मिल्लत के लिए अगर आप किसी को जज्बा है काम करने का, तो मैं समझता हूँ उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप दीनवी हिसाब से भी देखेंगे, एक वाहिद हुकूमती इदारा है जिसमें आपको वो दुनिया में भी आपको जवाब देना है, उस पर उसको आपको आखिरत में भी उसको जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ आप खिदमत के अगर जज्बे से, खिदमत के जरिए अगर आप उसको नजरिए से देखेंगे, तो इसमें कोई चैलेंजेस तो सभी जगह पे चैलेंजेस है, जी चैलेंजेस तो उसको फेस करना है। लेकिन जहाँ तक मेरे चैलेंजेस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी मतलब स्मूथली सभी लोग, मुझे बोर्ड के मेंबर्स का तमाम लोगों का ताउन है, जी हुकूमत का ताउन है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक साफ सुथरे तरीके से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी और जो भी पिछले दौर में जो गलतियां उसको सुधार कर कैसा वक्फ बोर्ड जी। को अच्छा करे, उसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर ये देखने में आता है कि आप एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कोशिश करते हैं एक अच्छा चेंज लाने की, और फिर गवर्नमेंट बदल जाती है, फिर एक नई गवर्नमेंट आती है एक नए सिले से, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो क्या ये भी वजह है कि वक्फ बोर्ड का जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी होती है वहां तक नहीं पहुंच सकता? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। देखिए जो हुकूमत, इसमें भी बहुत सारी चीजें हुकूमत के ताउन और जो जी चेहरे पे बैठते हैं उनकी सोच पे भी बहुत बहुत इसमें बहुत बड़ा इसका ऊपर असर पड़ता है, कि अगर आपका नीयत और आपके काम करने का अगर तरीका अगर सही है, और अगर वो हुकूमत के सामने आप वक्तन वक्तन अगर उसकी नुमाइंदगी करें, आप जैसा चाह रहे हैं, अगर हुकूमत को उस तरीके से आप करें, हुकूमत की आप उनकी नज़र लेके गए, तो हुकूमत यकीनन आपको सपोर्ट करेगी। बस ये है कि अपने पे, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हुकूमत का भी अपना एक रोल होता है वक्फ जी बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड भी एक ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। वक्फ जी बोर्ड के भी कुछ अपनी पावर्स है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट से चलता है, पार्लियामेंट एक्ट से चलता है, जी इनके भी अपने है। तो दोनों को कोऑर्डिनेशन, दोनों को लेके चलना एक बड़ा एक issue है। लेकिन उसके लिए जो जो जिम्मेदार जो बैठते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे चेयरमैन हो, इनका और हुकूमत का तालमेल अगर होता है, तो जी। यकीनन तरीके से बोर्ड का भी फायदा होगा और कम्युनिटी का भी फायदा होगा उससे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के कब्जे की जो बात चल रही है, एक बड़ा डिस्कशन डिबेट रहा। तो ये जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं, ये आमतौर पर देखने में आता है कि या तो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज होती है या पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं। तो क्या ऐसे चैलेंजेस आपके सामने भी आए हैं इस टर्म में? नहीं देखिए, बोर्ड आज सबसे ज्यादा, आप जैसा बता रहे हैं, आज सबसे ज्यादा चैलेंजेस बोर्ड एक लीगल बैटल, जो कानूनी जो लड़ाई लड़ रहा है,
वो एक है। दूसरी चीज इलीगल जो इंक्रोचर्स है उन, क्योंकि आप जमीनात जो है रियल एस्टेट का जो कल्चर अभी जो बूम है, मतलब जो परवान चढ़ा हुआ है, लोग खैरात में रियल एस्टेट जो जमीनात के जो दाम आसमान को छू रहे हैं, तो उसको उस पर कहीं ना कहीं लोगों की नजर वक्फ बोर्ड में, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये वक्फ बोर्ड की जायदादों का वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, इसे कस्टोडियन निगरान करे। ना वक्फ बोर्ड की जायदादों का हुकूमत इसका मालिक है, ना वक्फ बोर्ड इसका मालिक है। ये तो अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह को राह में दिए हुए वक्फ किए हुए जायदादें हैं, लोग अपने उस कीमती जायदादें अच्छे कॉज के लिए दिए हैं, तो ये वक्फ बोर्ड एक कस्टोडियन है। तो इसमें लेकिन क्या है, जो जो नया जो जमीनात के जो दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कहने के रियल्टर्स वगैरह अपनी नीयत खराब कर कर जहाँ पर भी खाली है। नो डाउट पिछले 10 साल में ये रियल एस्टेट का जो कल्चर ज्यादा होने की वजह से वक्फ बोर्ड के ज्यादा जमीनों को इंक्रोच करने की हम उसको चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज 70 से 80% वक्फ बोर्ड के जायदादें कहीं ना कहीं इंक्रोच हुए हुए हैं, तो उसको निकालने का काम वक्फ बोर्ड हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक वक्फ बोर्ड का एक जिम्मेदारी नहीं है, मैं समझता हूँ एक कौम की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगर उन कौम को भी आगे आना चाहिए। अगर कहीं पर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके इलाके में कहीं इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेके, तो ये आपकी अपनी जमीन पे इंक्रोच हो रहा समझकर इसको अगर हम जिम्मेदारी से अगर हम काम लेते हैं, अगर आप ताउन करते हैं, तो यकीनन वक्फ बोर्ड उसको हिफाजत करने में कामयाब हो सकता है। बहुत अच्छी बात बताया आपने, रियल एस्टेट का बूम और फिर इलीगल इंक्रोचमेंट्स। हैदराबाद में हाइड्रा का जो ट्रेंड चल रहा है, इंक्रोचमेंट्स, इलीगल इंक्रोचमेंट्स को डेमोलिश करने का और रिक्लेम करने का प्रॉपर्टीज, क्या इस किस्म का तरीका वक्फ प्रॉपर्टीज को रिक्लेम करने नहीं किया जा सकता? नहीं, हम देख रहे हैं, हम लोग अभी तो क्योंकि हाइड्रा का एस्टैब्लिशमेंट अभी हुआ है, उनके पास भी, हाइड्रा के पास भी अभी कुछ चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं है। हम लोग, क्योंकि हाइड्रा भी सिर्फ हैदराबाद अर्बन के लिए है वो, तो हमारे यहाँ अर्बन और रूरल में 2 जगह पर प्रॉपर्टीज हमारे इंक्रोच हुए हैं, और बहुत सारे हमारे केसेस, कोर्ट के केसेस भी है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम अगले कुछ चंद दिनों में हम हुकूमत से भी बात करेंगे इसको लेके, कि जो मेजर वोट के लैंड्स है, कमर्शियल लैंड्स है जो, या फिर एग्रीकल्चर या लैंड्स है, इसको हम हुकूमत से बात करके इसको अगर हम हाइड्रा में कुछ लेके आ सकते हैं क्या, उसको डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली अर्बन। क्योंकि देखिए, ऑन रिकॉर्ड वक्फ के पास 77,000 एकड़ जमीन हम बताते हैं, लेकिन जिसमें से आप 57 से 59,000 एकड़ से जमीन आज इंक्रोच होगी। क्या होगी जमीन की वैल्यू आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से अंदाजा? ये सब अलग अलग है इसमें, मतलब हैदराबाद में नहीं है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में असलाम में है, कहीं पर वो एरिया के हिसाब से, जमीन के नेचर के हिसाब से वैल्यू होता है। पर्टिकुलर एक बता नहीं सकते, क्योंकि हर शहर का अपना अलग वैल्यू है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर गाँव का अलग वैल्यू है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे डिस्कशंस कम्युनिटी स्पीकर्स, लीडर्स भी करते हैं अपने डिबेट्स में, मसाजिद में बयान आते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को रिपर्पस करके मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या इस पर भी आपकी कोई प्लानिंग है? जिस टाइम पे मैं इसका जायजा लिया था, मैं जिम्मेदारी लिया था, तो जिम्मेदार मैं तो उसी दिन बोला था कि मेरे लिए ओहदा नहीं है, मेरे लिए जिम्मेदारी है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे 3-4 प्रायोरिटीज है। एक ये प्रायोरिटी है कि जो वक्फ के जमीन इंक्रोच हो गई, जो बची जमीन है उसको सबसे पहले कैसे बचाया जाए, क्योंकि और आगे इंक्रोच ना हो, तो वो एक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि हमारे कोर्ट को सबसे बड़ा आप बदले से भी बोल सकते हैं कि हमारे कोर्ट में हम इतने उलझे हुए हैं। आज वक्फ कम से कम वक्फ ट्रिब्यूनल से लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक अगर हम देखें, तो कम से कम 5,000 केसेस हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोग, हमारे लोग भी इसमें कोर्ट में जाते हैं, छोटी सी बात पे कोर्ट में जाते हैं, वक्फ के खिलाफ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इंक्रोचर्स है उसको, जो बची प्रॉपर्टी है उसको कैसा प्रोटेक्ट करें, जो लीगल बैटल है उसको हम कैसा फेस करें। तीसरी, जो वक्फ के रिसोर्सेस से आमदनी का, इसको वक्फ के इनकम को बढ़ा के उसको कैसा वेलफेयर में, कम्युनिटी के वेलफेयर में, क्योंकि आज वक्फ का ये हाल है। फिर से सच्चाई तो ये है, क्योंकि मैं आपसे ओपन शेयर करना चाहता हूँ, सच्चाई तो ये कि वक्फ की जो आमदनी है, जितनी आमदनी है उतना खर्चा है। तो आज हम क्या है, बिल्कुल हम जीरो पे चल रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ के रिसोर्सेस है उसको इनकम को और इसको हम जनरेट करें और उसको इंक्रीज करें, करके उसको कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हम कैसा खर्च करें, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और मैं इसमें लगा हूँ, और एक दिन में चेंज होने का
काम नहीं है, बिल्कुल सही। ओवरनाइट तो कोई रेवोल्यूशन आने का नहीं है, इसको बहुत जी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जी क्योंकि हालात अभी हमको तो पुराने जो गलतियां उसको सुधारने में हमारा वक्त भी जा रहा है, तो नए चीजों की तरफ तो अभी बहुत जी। सारी चीज इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे कैसा उसको आगे क्या बढ़ाया क्या रोल है इसमें टेक्नोलॉजी का, क्योंकि डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी एक इशू था जाए। एक अरसे तक, तो टेक्नोलॉजी क्या रोल अदा करेगी इसमें? और आपने प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने की बात की, तो एआई देखने में आ रहा है कि आज ट्रेंड चल रहा है एआई का, गवर्नमेंट भी यूज़ करे एआई को एंक्रोचमेंट्स मैपिंग के लिए, प्रॉपर्टी मैपिंग के लिए। क्या वक्फ बोर्ड भी इस तरफ जा सकती है? वक्फ बोर्ड का जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हमको लास्ट टाइम में डायरेक्शंस था, जी उसके ऊपर हम भी काम करें। तकरीबन ये डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का काम तकरीबन का मुकम्मल होने को आया है, जी क्योंकि सेकंड सर्वे का रिपोर्ट ही हम आने के बाद इनिशिएट करके हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया। जी सेकंड सर्वे का रिपोर्ट ही गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हुआ, जिसके बिना पर बहुत सारे हम कोर्ट पे केसेस हार रहे थे, लेकिन हम आने के बाद उसको इनिशिएट करके गवर्नमेंट को हमने सबमिट किया है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतना पुराने पिछले 10 साल में जिस तरीके से डैमेज हुआ है, मैं समझता हूँ ये 70 साल में कभी ना हुआ। तो वो पहले डैमेज को कंट्रोल करके फिर आगे हम कैसा जाने के उसके लिए पॉलिसीज बना के हम कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कम्युनिटी के लिए सबसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल अगर होना है तो क्या किया जा सकता है? एक ये, दूसरा आपकी एडवाइस एज द हेड ऑफ द वक्फ बोर्ड जो है आम आवाम के लिए क्या है, वक्फ बोर्ड इसके लिए? देखिए, एक मेरा आपके जरिए से तमाम लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड की या हुकूमत की जी असासा या जायदाद नहीं है। वक्फ जी बोर्ड ये मिल्लत की, कौम की है, अल्लाह की राह में दी हुई ये जायदाद है। इसकी हिफाजत करना वक्फ बोर्ड तो एक जरिया है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी सिर्फ होगी, क्योंकि अक्सर लोग देखिए अभी अभी ये पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। अक्सर हम बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो लोग बोलते हैं वक्फ बोर्ड की जायदादों को डैमेज करने का, खत्म करने का जिम्मेदार कौन है? आप ही लोग हैं। जी हमसे उल्टा सवाल करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम बिल्कुल जवाब देने के पोजीशन में नहीं रहते। इसलिए वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने की हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी हम छोड़ देंगे। अगर किसी, अब जैसे मैंने बताया, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी गाँव में कहीं वक्फ बोर्ड की जायदाद पे इंक्रोच होता है, तो हमारा फरीजा है कि हम आगे आए, अपने जितनी ताकत है उससे रोकने की कोशिश करें, उसको वक्फ बोर्ड को इसको इन्वॉल्व करें जहां पर आपकी ताकत नहीं है, जी तो उसको हम कहना कि कम्युनिटी के लिए। जी और मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ कि जो लोग वक्फ बोर्ड के कावजीन हैं, जी क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे अक्सर देखने में आता है कि प्राइवेट जगह पे जो मार्केट का वैल्यू होता है, और वहां पर एक प्राइवेट आदमी को मार्केट वैल्यू देने के लिए तैयार होते हैं, वही उसी मार्केट में अगर वक्फ बोर्ड की जायदाद होती है तो वो देने के लिए तैयार नहीं होते। सही तो ये आपके लिए मैंने पहले भी कह चैलेंज चुका है कि वक्फ बोर्ड अल्लाह की है। अगर आप इसमें कहीं ना कहीं इसमें अगर आप वक्फ बोर्ड को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जायदाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उससे वक्फ बोर्ड की जायदाद को इस्तेमाल करते हुए उसका उजरत पूरी पूरी अगर आप अदा नहीं कर रहे हैं, तो कहना कि वो आपके लिए आप मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये बोल रहा हूँ कि वो आपके लिए कहना कि गलत तरीके की आमदनी हो सकती है। इसलिए जो लोग काबिज़ीन हैं उनसे मेरी अपील है कि अब आइए, हम आपके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप वक्फ बोर्ड से रुजू होइए, हम आपको टेनेंट बनाएंगे, हम वक्फ बोर्ड के किराएदार बनाएंगे, और वाजिबी किराए पर हम आपको वक्फ बोर्ड देंगे, तो जिससे वक्फ बोर्ड की आमदनी भी बढ़ेगी, जी आपकी भी, आप भी जायज तरीके से वक्फ बोर्ड के किराएदार बनेंगे, और उसकी हिफाजत भी होगी। अगर हम हर आदमी को, हर शहरी को, खासतौर पर वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं जायदाद पे, उन सबकी जिम्मेदारी है कि ये आपका इस्लामी फरीजा समझ के, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे इसका आपको आगे जाके जवाब देना है। अगर आप उसकी जो भी आमदनी हो रही है अपने सही औलाद के लिए अगर सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप हलाली हलाल तरीके से आप उनको अब रिस्क दीजिए, हलाल तरीके से उनको कमाई दीजिए, जी आपके लिए भी बेहतर रहेगा। तो वक्फ बोर्ड के लिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आना चाहिए। एक दो आखिरी सवाल, क्या जो इसके लिए कोई मैकेनिज्म है कि अगर किसी के नज़र में कोई कब्जे का इंसिडेंट किसी के इल्म में आ रहा, तो वक्फ बोर्ड को कैसे रिपोर्ट नहीं, किया? आप हमारी नॉलेज में लेकर आइए, इमीडिएट हम टास्क फोर्स को भेजेंगे, हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं हम उसको चेक करेंगे, टास्क फोर्स को भेजेंगे। मैं यही अपील कर रहा हूँ कि कहीं पर आप अगर है, जाने अनजाने में कहीं पर आपको कोई प्रॉपर्टी अगर कोई दिया है, या फिर आप वहां पर बैठे हैं या किराए के तौर पर बैठे हैं, तो आइए,
वक्फ बोर्ड आपको रेगुलर टेनेंट बनाएगा, हम आपके कब्जे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके कारोबार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल हलाल तरीके से कारोबार कीजिए, वक्फ बोर्ड के टेनेंट बनिए। किसी बिचौली के बीच के आदमी वक्फ बोर्ड को 500 रुपए 1000 रुपए बन रहा है और आप उसको 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए किराया आप उसको दे रहे हैं, आपके लिए भी गलत है, जो ले रहा है उसके लिए भी गलत है। हम बिल्कुल उसको आसान दरवाजे खोल दिए हैं। अभी हमारे अजला का भी दौरा होगा, उसमें हम वक्फ दरबार शुरू करने वाले, उसमें इसी तरीके जो लीगल इश्यूज है, डिस्प्यूट्स है, किराए को लेके है, हम बुलाएंगे, उनको बात करेंगे, हम उनको रेगुलर किराएदार बनाएंगे, जिससे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी सेफ होगी, वक्फ बोर्ड के आमदनी में भी इजाफा होगा। उसके बाद आगे कैसा वेलफेयर में हम कहाँ लगाना है, मेडिकल में, एजुकेशन में और कोई और दूसरे फलाई कामों में कहाँ पर लगाना है, जी वक्फ बोर्ड बैठ के डिसाइड करेगा, क्योंकि बोर्ड अल्टीमेटली सब कुछ बोर्ड होता है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो हमारे सब मेंबर बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेंबर अच्छे हैं, सबका जहन अच्छा है, सब लोग अच्छा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने टेन्योर में, हम सबको लेकर बैठ के आगे के राय बनाएंगे। हुकूमत का किस हद तक आपको सपोर्ट हासिल है इस इनिशिएटिव्स में? नहीं नहीं, हुकूमत का मुझे पूरा पूरा सपोर्ट हासिल है। मैं जहाँ पर भी जब कभी भी जरूरत होती है, चाहे सीएम साहब से हो, डिप्टी सीएम साहब से हो, पीसीसी प्रेसिडेंट से हो, मैं वक्तन फक्तन बात करता हूँ, उन लोग का ताउन होता है और हम उनसे यही बोलते हैं कि जो भी हमारा एक अच्छे कॉज के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक कम्युनिटी का इदारा है, अगर इसमें अगर वक्फ बोर्ड में हुकूमत की जानिब से ताउन रहेगा तो कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हुकूमत का अच्छा ताउन है, और वक्फ बोर्ड का जब हम वक्फ बोर्ड के इशू को लेके जाते हैं तो हुकूमत उसमें इमीडिएट रिएक्ट होती है। अभी तक तो हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने का। हम उम्मीद करता हूँ, दुआ करते हैं कि आप नई मंजिलें अपने करियर में तय करें और इससे कौम का भी बहुत बड़ा फ़ायदा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।